Hello students, today's our topic is Ohm's law and resistance. First of all we are talking about the Ohm's law. Ohm's law क्या चीज है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था। एक 1827 के अंदर एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सबसे पहले रिलेशनशिप बताई थी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता होगा कि हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। किसी चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। दूसरा करंट, करंट के बारे में अपने को पता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो सबसे पहले हम एक बार इन दोनों के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी डीप लेवल के अंदर जाके, या ऐसे लैंग्वेज के अंदर जो हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में है क्या ये। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बात करते हैं कि जहां पे हम चार्ज स्टोर करके रखते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर, जो हमारी बैटरी होती है, जो सेल होता है, ये सारे चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेज हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज की फॉर्म में स्टोर करके यहाँ पे रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि चार्ज को जब अपने को मूव करवाना पड़ता है और उस मूव करवाने के लिए या कि किसी भी चार्ज को मूव करवाने की कितनी कैपेसिटी किसी बैटरी के अंदर है, वो चीज पोटेंशियल के अंदर मेजर की जाती है। सबसे पहले देखो, ये एक बैटरी है, यहाँ पर इस पे लिखा हुआ 12 वोल्ट। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 12 वोल्ट का है। इसके साथ साथ एक सेल है मेरे पास निको का, इस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो हर अलग अलग साइज की हमारे पास बैटरी होती है जिसके अंदर हम चार्ज स्टोर करके रखते हैं। तो इस प्रकार हम यहां पे कह सकते हैं कि बेसिकली चार्ज होता है किसी बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर चार्ज ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक टंकी के अंदर वाटर होता है। तो अब मान लो कि हमने बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर कर रखा है, जिस प्रकार हमारे घर में पानी की टंकी रखी हुई है उसके अंदर पानी है, तो सेम उसी तरह केस यहां पर है ये। अब जब हम इसको यहां से ओपन कर देते हैं तो पानी फ्लो होने लग जाता है। उसी प्रकार जब एक बैटरी के साथ हम एक वायर लगा देते हैं और वो वायर के थ्रू चार्ज ट्रेवल करने लग जाता है। तो अब क्या होता है कि जब हमारा ये टैंक है, जब ये खाली हो जाता है तब हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा भरते हैं। उसी प्रकार हमारा मोबाइल है, उसकी बैटरी डाउन हो गई बिल्कुल, मान लो हमने सारा दिन उस पर गेम खेला या टिकटॉक वगैरह बनाया है, तो जब वो बैटरी डाउन हो जाती है उसको चार्ज जब अपने को करना पड़ता है तब हम कह सकते हैं कि टैंक को दोबारा अपने फुल करते हैं। सेम उसी तरह का लगभग प्रोसीजर ही होता है। तो अब मेन यहाँ पर बात पता है क्या, कि जैसे हम पानी का जो टैंक भरते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर नीचे से पानी ऊपर लेकर जाना है तब हमें एक इलेक्ट्रिक जो वाटर पंप होता है उसकी जरूरत पड़ती है, जिसको हम मोटर भी कहते हैं। कई बार मोटर होती है वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने का काम करती है। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मतलब होता है, पोटेंशियल एक वाटर पंप की तरह काम करता है जिसके थ्रू चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो अब हम यहां पे बात करते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच की रिलेशनशिप की। जब तक चार्ज एक बैटरी के अंदर है वो फ्लो नहीं कर रहा तब तक हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में कह सकते हैं। जब चार्ज ट्रेवल करने लग जाता है एक वायर के थ्रू तब वो करंट बन जाता है। चार्ज बैटरी के अंदर है तो पोटेंशियल है, अगर वायर के अंदर है तो करंट है। तो इस प्रकार पोटेंशियल और करंट ये हमारे सर्किट के दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। हम इन दोनों को बहुत बार देखते हैं यूज करते हुए। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जांपल, कि हमारे घर में सिंगल फेज की जो लाइट आती है 220 वोल्ट, इसका मतलब 220 वोल्ट पोटेंशियल अवेलेबल है। लेकिन क्या सारे के सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो 220 वोल्ट कंज्यूम करते हैं? जी नहीं, हर डिवाइस की अलग अलग कैपेसिटी होती है। मतलब फैन चलाना है उसकी करंट कंज्यूम करने की कैपेसिटी अलग होती है। इसी प्रकार जैसे मान लो CFL जल रही है, उसको बहुत कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या करंट की जरूरत पड़ती है। हर डिवाइस की अलग अलग कैपेसिटी है। तो अब ओम जो था, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या था कि एक कंसेप्ट दिया था कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट आई। अब देखो सबसे पहले हमें इन दोनों में से किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से करंट बनता है, करंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी नहीं बनता। तो साइमन ओम ने जो रिलेशन दिया था, उन्होंने ये बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि V प्रोपोर्शनल I। इस सिंबल के बारे में सभी ने पढ़ रखा है 9th क्लास के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों में से हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसी रेशियो के अंदर दूसरी इंक्रीज होती है। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों की अमाउंट सेम यहाँ पे रहेगी। सर्किट के अंदर हमेशा पोटेंशियल ज्यादा होगा, करंट कम होगा। वो क्यों होगा वो अभी हम जा रहे हैं। तो V प्रोपोर्शनल I, और हम इस सिंबल को अगर हटाना चाहते हैं तो हम क्योंकि बेसिकली इस तरह का जो फॉर्मूला होता है वो कभी भी कैलकुलेशन के लिए या न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं किया जा सकता। न्यूमेरिकल में हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर इक्वल का सिंबल लगा होता है। तो इस सिंबल को रिमूव करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। यहां पे कांस्टेंट लगता है R। कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो V इज इक्वल टू आर आई, और R जो यहां पर होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हमारे सर्किट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ये, या हम कह सकते हैं कि एक तरह का एक ऐसा ये रीजन है सर्किट का, या एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे सर्किट का काफी ज्यादा करंट कंज्यूम कर लेता है। तो अब हम R की जो वैल्यू निकालते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। ये फॉर्मूला ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओम ने सबसे पहले ये चीज बताई थी कि V और I के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक सर्किट में पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन V और I कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर करंट को वोल्टेज से इक्वल करना है तो हमें उसके साथ एक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और रेजिस्टेंस हर चीज का होता है। जैसे मान लो कि अगर हमने एक बैटरी यहां पर लगा रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, अगर हमने एक बल्ब जलाना है इससे, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार दो वायर लगाएंगे। ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया हमारा एक। जब इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा तब ये क्या करता है, बैटरी में से करंट कंज्यूम करेगा। जब बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके बल्ब तक जाने लगेंगे तब इसके अंदर एक करंट की फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक, अब देखो मान लो कि हमने यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन लगा रखा है, ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे लगा दिया। जब तक ये स्विच अगर ऑफ है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसका मतलब बैटरी के अंदर तो पोटेंशियल है लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो रहा। जब तक पोटेंशियल कंज्यूम नहीं होगा सर्किट के अंदर तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो करने के लिए सर्किट हमारा कंप्लीट होना चाहिए। हम बटन ऑन कर देते हैं, बल्ब जलने लग जाता है, तो इसका मतलब बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और बल्ब तक जा रहे हैं, और एक बल्ब इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता मिल गया ट्रेवल करने का, या एक डायरेक्शन को अपने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है उनको रोकने का काम करता है। वो हमेशा ये चाहता है कि जो मूवमेंट हो रही है वायर्स के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से वो अपनी काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि पीछे हमारे पास जो बैटरी है इसमें बहुत सारा चार्ज हमने भर रखा है। तो जिस तरह से पानी की मोटर चलती है, मोटर आगे जाए जब ट्रेवल करेगी, और हम अगर मान लो कि हमने एक मोटर के साथ पाइप लगा रखी है और पानी फ्लो कर रहा है, अगर हम पाइप को बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि मोटर के आगे से पाइप को निकल सकती है, लेकिन ये नहीं है कि पीछे से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बंद हो जाए या पानी की सप्लाई बंद हो जाए। तो उसी प्रकार बैटरी कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करवा रही है सर्किट के अंदर, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है, उसका काफी ज्यादा इफेक्ट कम कर देता है। क्योंकि क्या, इसका कारण क्या होता है कि हर एलिमेंट, हर सर्किट का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। कोई भी ऐसा सर्किट नहीं होता जिसमें V और I की वैल्यू बराबर हो जाए। रेजिस्टेंस हमेशा रहता है, और रेजिस्टेंस की वजह से ही करंट जो है वो सर्किट के अंदर कंज्यूम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस एक मतलब अननेसेसरी चीज है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है ये, लेकिन ये हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। हमारा कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की होती है, ये बहुत बढ़िया कंडक्टर के अंदर आती हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। इसीलिए सर्किट के अंदर हमेशा
V और I बराबर नहीं होते, V को I के बराबर करना है तो इसको पहले R से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ करंट इज रिड्यूस्ड टू ए फाइनाइट वैल्यू। एक काफी हद तक अपने कह सकते हैं कि करंट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस यहां पर हो जाती है। तो इसकी जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो ओम के नाम पे रखी जाती है, इसकी यूनिट ओम होती है। और ये इसका सिंबल होता है इस प्रकार, ग्रीक लेटर है ये, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। सिंबल का नाम ओमेगा है लेकिन इसको बोला ओम जाता है। अब देखो कि हम रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल किस फॉर्म में होता है, देखो तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ए 12 वोल्ट बैटरी इज फ्लोइंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इन ए सर्किट, फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालना है। 12 वोल्ट की बैटरी है, 5 एम्पियर का करंट सर्किट में ट्रेवल कर रहा है। तो अगर R निकालना है तो फॉर्मूला R इक्वल टू V अपॉन में I। V यहाँ पे 12 था, I आ गया 5। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो यहां से आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ गया, फिर ये 2 और 0, 2.4 ओम। तो इस सर्किट के अंदर हम कह सकते हैं कि 2.4 ओम रेजिस्टेंस है। तो अगर हम V और I को बराबर करना चाहते हैं, V देखो 12 था, I हमारे पास था 5। अब ये बराबर नहीं माने जा सकते, बराबर तब होंगे जब हम इसको 2.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखो कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कहां पे देख सकते हैं। कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स है, कम ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू कम या ज्यादा करवा सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फैन जो है, पंखा चलाते हैं अपने घर पे, उसका रेगुलेटर लगा होता है। शुरू के अंदर जब सर्दी होती है पंखा हमारा बंद रहता है दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर, फिर जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगती है हम 1 नंबर पे पंखा ऑन कर देते हैं, फिर थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है हम 2 नंबर पे कर देते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर 2 नंबर पे चलाएंगे फिर तो हमें सर्दी गर्मी लगती है, 3 नंबर पे चलाते हैं तब हमें सर्दी लगती है। तब हमारे देश में जो टैलेंट पाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 नंबर पे पंखा चलाते हैं और एक टांग चद्दर में से बाहर निकाल लेते हैं ताकि एनवायरमेंट हमारा वो हमारे अनुकूल हो जाए। तो देखो मतलब ये था कि पंखा 2 या 3 नंबर पे जो किया जाता है, 1 नंबर पे करते हैं तो स्लो स्पीड के ऊपर मूव करता है, 2 नंबर पे करते हैं स्पीड पंखे की बढ़ जाती है, 3 नंबर पे करते हैं और ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। पंखा वही है, सिर्फ एक बटन को घुमाने से स्पीड कंट्रोल हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो रेगुलेटर होता है पंखे का, उसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जब हमें पंखे को काफी धीरे चलाना है, 1 नंबर पे चलाना होता है, तो हम रेजिस्टेंस वहां पर बढ़ा देते हैं। क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन लिखा हुआ हमारा R का V के साथ, और हम यहाँ पे I की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम पंखे को 1 नंबर पे चलाना चाहते हैं, तो हम जब उसको काफी ज्यादा घुमा देते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, पंखे के पास अब करंट है वो कम पहुंच रहा है, जिससे पंखा धीरे धीरे चल रहा है। अगर पंखे की स्पीड बढ़ानी है तो हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस को वेरी करवाते हैं, यानी कि उसको पहले जो वैल्यू थी उससे थोड़ी सी वैल्यू कम कर देंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो सर्किट में करंट इंक्रीज होगा, और अगर हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो करंट डिक्रीज होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे चलता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस किस प्रकार हमारे लिए मतलब सर्किट के अंदर इंपोर्टेंस रखता है। तो कुछ जगह जैसे अपने पंखे के एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कई बार रेजिस्टेंस को बढ़ाना, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा मतलब हार्मफुल भी साबित हो सकता है। जैसे अपनी बात करते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, उसमें हमारी बिजली खपत हो रही है। लेकिन कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी है या कुछ जो सर्किट का करंट है वो जो वायर लगी हुई है वो भी कंज्यूम कर लेती है। तो कुछ हमारा जो बिल है इनकी वजह से बढ़ जाता है, जिसको हम चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। ये जिन मटेरियल की चीजें बनी होती है, जैसे कॉपर की तार है
या हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की है, तो इनकी वायर्स के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। तो हम जब बात आती है कि कॉपर की वायर ही क्यों सिलेक्ट करते हैं घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और खंभों के ऊपर हम एल्यूमिनियम वगैरह की तारें लगाते हैं, तो इनका कारण यह है कि हमारे पास जितने भी मेटल अवेलेबल हैं उनके अंदर जैसे आयरन हो गया या और जो भी मेटल हमारे पास है, उनमें से सबसे कम रेजिस्टेंस इन्हीं चीजों का है। हालांकि इनसे कम गोल्ड और सिल्वर वाले भी हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा फिर वायर हमारी कॉस्टली हो जाएगी। अगर सोने और चांदी की तारें बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, इसीलिए फिर नंबर आता है कॉपर और एल्यूमिनियम का। तो ये वायर्स कम से कम रेजिस्टेंस रखती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जीरो रेजिस्टेंस रखती है, लेकिन फिर भी औरों से ये बढ़िया है, इसीलिए हमारी जो तारें हैं वो इन चीजों की बनी होती है। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन यही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is directly proportional to the electric current। अब देखो कि यहां पर एक चीज लिखी हुई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो हम बात कर रहे हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे मान लो पहले टेम्परेचर 30 डिग्री था, उस टाइम हमने जो एग्जांपल लिया यहाँ पे 2.4 ओम आंसर आए, लेकिन अगर टेम्परेचर 30 से 35 हो गया तो करंट और डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और ये सारी चीजें हम अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कि किन किन चीजों से रेजिस्टेंस है जो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ओम्स लॉ की है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। और फिर उसके बाद पहले ये अपने इसका जो दो लाइनों की डेफिनेशन है वो अगर मैथ में इस तरह से लिख देंगे तो भी एक ही बात है, और फिर इसको अपने इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और आर इक्वल टू वी अपॉन में आई, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम के अंदर हम यूज करते हैं। उसके बाद फिर बात यह आती है कि जैसे अभी तो हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया कि सर्किट में इतना वोल्टेज है, इतना करंट है, तो ओम को कैसे पता लगा होगा कि इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि ओम ने तो फॉर्मूला बनाया है, ओम से पहले तो किसी ने ये फॉर्मूला बनाया नहीं था। तो अब देखो कि ओम को कैसे पता लगा। तो ओम ने एक एक्सपेरिमेंट यहां पर किया था जिसको हम ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो हमारे थ्योरी के अंदर भी आएगा और इसका एक लैब मैनुअल के अंदर भी एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ता है, क्लास 10th के अंदर, प्लस 2 के अंदर भी होता है ये। तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट देखो, इसमें सबसे पहले बैटरी लगी होती है यहां पर। अब हम बैटरी का सिंबल यूज करेंगे, हमारे टॉपिक पहले आया था इलेक्ट्रिक सिंबल, जो पहले अपने पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद यहां पे लगा होता है अमीटर, जो करंट सर्किट के अंदर मेजर करता है। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जब अपने अगले लेक्चर्स के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तब इसको आपको दिखाएंगे कि एम्पियर क्या होता है, ये एमीटर क्या होता है सॉरी। इसके बाद आगे लगाते हैं हम वोल्ट मीटर। यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया, यहां पे ऑन ऑफ का स्विच लगा दिया। ये रेजिस्टेंस आ गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट भी बोला जाता है। इसको RH से लिख देते हैं सिंपल शॉर्ट के अंदर। ये ऑन ऑफ वाली की आ गई, ये बैटरी है। अब देखो कि जो वोल्टेज है उसके साथ एक वायर लगी होती है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है वोल्ट मीटर के साथ, इस तरह से अलग से लगाई जाती है। इसको हम बोलते हैं पैरेलल के अंदर। सीरीज पैरेलल क्या होता है वो भी आगे अपना टॉपिक आएगा। तो जैसे ही यहां से की अपने इसकी ऑन करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यहां से करंट जाना शुरू करेगा, डायरेक्शन अपने पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, तो एम्पियर इसमें से करंट पास होगा। ये अमीटर लगा हुआ है, ये हमें ये बता देगा कि सर्किट के अंदर करंट कितने हैं। फिर आगे करंट आएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। इस तरफ करंट है, आगे जाके रुक जाता है। वोल्ट मीटर में से आगे पास नहीं होता, क्योंकि एक वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, जो करंट को अपने में से जाने नहीं देता। इसीलिए हम एक अलग से लाइन बनाते हैं, ताकि ये वाला करंट तो रुक गया, लेकिन हमें जब तक रीडिंग का नहीं मिलेगी, अगर पूरा एक सर्किल करंट का नहीं बनेगा, तो वो बनाने के लिए अलग से एक वायर लगाई जाती है जो पैरेलल कनेक्शन के अंदर कंसीडर होता है। सीरीज पैरेलल का भी आगे टॉपिक आएगा। तो ये देखो, जब यहां से करंट इसमें से पास हुआ, यहां से हमें वो आई की वैल्यू बता देगा कि सर्किट में आई कितने है। यहां पर जब आएगा वोल्ट मीटर के अंदर, वहां पे वो हमें वी की वैल्यू बताएगा। और लास्ट में ये रियोस्टेट होता है, जो हम फैन रेगुलेटर की बात कर रहे थे, वो भी एक रियोस्टेट होता है। इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज हमें मिलती है।
तो इस प्रकार एक इंस्ट्रूमेंट या एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर हम आई और वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उस वैल्यू को हम आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई यहां पे जब रखेंगे, वोल्ट मीटर की वैल्यू यहां से देखकर बी की जगह रख दिया, करंट की वैल्यू यहां से लिखकर यहां पे रख दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें ये बताएगा कि ये जो वायर लगी हुई है इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी वायर का। तो ये था ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद देखो कि थ्योरी के अंदर अगला टॉपिक होता है हमारा कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जिन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर यानी यहां पर हम जो वायर यूज कर रहे हैं सर्किट के अंदर, जो कॉपर की बनी होती है मोस्ट ऑफ केस के अंदर, वो भी हमारा कंडक्टर एक है। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट जो है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एल, आर रेजिस्टेंस एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जितनी बड़ी वायर होगी उतनी ही बड़ा इसका रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सर्किट के अंदर हमेशा उतनी ही वायर लगाते हैं जितनी हमारे लिए जरूरी है। ज्यादा बड़ी बड़ी तारें नहीं लगाते कि ऐसे ही मतलब तारें लटक रही है आसपास, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लंबी वायर होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर मान लो 10 मीटर की वायर है तो हम कह सकते हैं उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, लेकिन ये वायर अगर 5 मीटर की होगी तो रेजिस्टेंस इसका 50 ओम हो सकता है। इस प्रकार मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस मैटर करता है। सेकंड फैक्टर रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर मतलब थिकनेस होती है वायर की, जो मोटाई है उसके ऊपर। इसका मतलब यह है कि आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में ए, जितनी मोटी वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा। आपको लग रहा होगा कि सबने की गलत नहीं बोल दिया, वायर मोटी है तो रेजिस्टेंस उसका कम कैसे हुआ, क्योंकि जब आपने कहा कि जब वायर लंबी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वायर की मोटाई बड़ी है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं होता। इसका देखो कारण क्या है। हम यहाँ पे बात करते हैं सर्किट के अंदर करंट जो होता है वो डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जब पतली वायर हम यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक साथ कम इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन वायर जब मोटी होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ चल सकते हैं। इस वजह से क्या होगा कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कम माना जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। जब रास्ता बड़ा हो गया तो करंट को वो रोक नहीं पाएगा, या कम अमाउंट के अंदर हुई वो उसको रोक सकता है, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पतली वायर है इस तरह की, इसमें हम कह सकते हैं कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और कोई बड़ी वायर है इसमें से मान लो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इसमें एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए जाने का रास्ता यहां पर है। अब जैसे मान लो कि कई बार स्कूल के अंदर, हमारी क्लास के अंदर 40 या 50 बच्चे बैठे हुए हैं, अचानक से कोई कह दे कि क्लास के अंदर सांप आ गया, उससे क्या होगा, बच्चे बाहर की ओर भागेंगे। अब गेट रूम का पतला है, बच्चे ज्यादा निकलने का प्रयास करते हैं, उस वजह से क्या होता है कि वहां पे धक्का मुक्की हो जाती है, तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा सभी बच्चों को बाहर जाने के लिए, क्योंकि पाथ वहां पे कम है ट्रेवल करने के लिए। लेकिन अगर वही 40 बच्चे स्कूल के मेन गेट के आगे खड़े हुए हैं, वहां पे कोई कह दे कि पीछे सांप आ गया, तब जो बच्चे बाहर की ओर भागेंगे। अब बड़ा जो गेट है उसमें से 8-8, 10-10 बच्चे एक साथ जा सकते हैं, तो 1 या 2 मिनट के अंदर सारे के सारे बच्चे स्कूल के बाहर चले जाएंगे। तो इसी प्रकार का केस यहाँ पर है कि यहाँ पे जो करंट है और यहाँ पे जो करंट है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं लेकिन ट्रेवल करने के लिए रास्ता कम होता है, तब उनको टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अगर रास्ता हम बड़ा प्रोवाइड करवा दें तो करंट कम टाइम में आगे जा सकता है। इसी फैक्टर की वजह से क्या होता है कि जो ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करने वाले हमारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे एसी हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया। रेफ्रिजरेटर को आप देखना कि उसकी वायर काफी मोटी होती है। कारण क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर को चलने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उसको बड़ा रास्ता प्रोवाइड करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने के लिए।
अगर हम रेफ्रिजरेटर की वायर पतली लगा दें तो क्या होगा, वायर जल जाएगी। क्यों जल जाती है? क्योंकि वायर पतली होगी, रेफ्रिजरेटर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब एक साथ इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा उसको चाहिए, लेकिन पाथ जो है वो काफी ज्यादा पतला है, नैरो वहां पे पाथ है उसके लिए, तो उससे सर्किट के अंदर हीट बनना शुरू हो जाती है। रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट में हीट भी बननी शुरू हो जाती है। ये आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये मतलब रहता है यहाँ पे, अगर बड़ी मतलब मशीन हमने ऑपरेट करनी है जिसको ज्यादा लाइट चाहिए, तो उसके लिए वायर भी बड़ी लगानी पड़ती है, क्योंकि बड़ी वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस वजह से। तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अब इसका कंसेप्ट थोड़ा सा क्या है कि इसमें रिलैक्सेशन टाइम या जो कोलिजन वगैरह होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, वो चीजें यहाँ पे सारी आ जाती है। लेकिन हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, हमारे लिए इतना बड़ा लेवल पे जाने की बात नहीं 10th क्लास के अंदर। तो हम सीधा सा इसका सिंपल शब्दों में एक बार समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि गर्मियों के अंदर ये दो पोल लगे हुए हैं। गर्मियों के अंदर जो वायर होती है वो इस तरह से लटकी हुई होती है, और सर्दियों के अंदर जो वायर है वो लगभग ऐसे स्ट्रेट हो जाती है। वायर लटक गई, वायर के अंदर एक्सपेंशन आ गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई तो कह सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका हम एक जस्टिफिकेशन थोड़ा सा ये भी दे सकते हैं, लेकिन टेक्निकली थोड़ा हाई लेवल का है जो अपने इस क्लास के लिए जरूरी नहीं है। तो फैक्टर्स के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब उसके बाद जब इनको हम एक साथ कंबाइन करते हैं, नेक्स्ट एक और होता है इसमें चौथा फैक्टर, मटेरियल ऑफ द वायर, कि वायर किस मटेरियल की बनी होती है। जैसे कंडक्टर्स होते हैं जितने भी अपने, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या और जो भी अपने वायर्स यूज करते हैं, तो इनमें रेजिस्टेंस काफी कम रहता है। लेकिन जो नाइक्रोम की वायर होती है, नाइक्रोम, टंगस्टन, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का बना होता है मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर। आजकल तो CFL वगैरह आ गए तो कम उनकी हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि पतली सी वायर होती थी इस तरह से बल्ब के अंदर। जब ये वायर टूट जाती थी बल्ब हमारा फ्यूज होता था। तो ये सारे जो डिवाइस सब्सटेंसेस होते हैं नाइक्रोम वगैरह, ये एलओए के अंदर आते हैं। एलओए का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। इसके बाद इंसुलेटर आ जाते हैं, इंसुलेटर का उनसे भी ज्यादा हाई होता है। तो मटेरियल भी यहाँ पे मैटर करता है रेजिस्टेंस का, कि कौन से मटेरियल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा। तो ये चार मेन फैक्टर हो गए। पहली लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, थोड़ा सा ये और देख लो आप। ये वायर है इतनी बड़े साइज की, जिस तरह का ये मार्कर है, इसकी मोटाई कितनी है वो हमें यहां से देखने में पता लगेगी। जब इसको हम सामने से देखेंगे तो ये इसका जो सर्कुलर फेस हमें नजर आ रहा है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर है। नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 मटेरियल। तो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है। हम इन दोनों को एक साथ जब कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये सिंबल लगा होता है तो कंबाइन किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A। यहां पे फिर वही बात आ गई, इसको हटाना है, इक्वल का सिंबल लगाना है अगर, तो R इक्वल टू ये सिंबल यहां पे लगता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये P नहीं है, इसको रो बोला जाता है। रो, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। R फॉर रेजिस्टेंस होता है, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी वायर की वो फैक्टर जिसकी वजह से करंट को वो रोकने का प्रयास करता है। रेजिस्टिविटी उसको रोकने की कैपेसिटी, या हिंदी के अंदर अपन बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोला जाता है, और रेजिस्टिविटी जो होती है वो प्रतिरोधकता, यानी कि उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो हम रेजिस्टिविटी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो रेजिस्टिविटी की जब बात आती है, इसको जब अपने ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें R इक्वल टू रो L/A। अगर रो की बात करेंगे हम तो R A के साथ चला जाएगा और अपॉन में L आ जाता है। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो बेसिकली क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वायर का, वो डिपेंड करता है फिजिकल डायमेंशन के ऊपर। फिजिकल डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ हो गई, उसका डायमीटर हो गया। जबकि रेजिस्टिविटी जो होती है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, कि अगर मान लो कोई वायर कॉपर की बनी हुई है तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, अगर कोई वायर आयरन की बनी है
या पीतल की बनी हुई है तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। हर सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं होता। रेजिस्टेंस अगर डायमेंशन चेंज हो गई, वायर पतली बन गई थोड़ी सी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कॉपर की हमने वायर ले रखी है, एक पतली है एक मोटी है, दोनों कॉपर की बनी हुई है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जो हमने फैक्टर पढ़े हैं, जो पतली वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो मोटी वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये फर्क होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर। रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, रेजिस्टेंस वेरिएबल रहता है। अब रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो आती है ओम इंटू मीटर। क्यों आती है? क्योंकि देखो R4 हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस की जगह हम ओम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ए होता है एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में निकाला जाता है। एल होती है लेंथ, लेंथ मीटर में निकलती है। एम से इसकी एक पावर कट गई तो ओम इंटू मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यहां पर यूनिट आ गई। तो ये मेन हमारा आज का टॉपिक था कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है जो हमारे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को या तो बिल्कुल ही रोक देता है या रोकने का प्रयास करता है, यानी कि पूरे का पूरा करंट सर्किट में नहीं जाने देता, कुछ ना कुछ पार्ट को उसका रखेगा। तो उसकी वजह से हमारे सर्किट के अंदर पावर का लॉसेज होता है। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और मटेरियल के ऊपर। तो आज आपने ये चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट टाइम हम इनके न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे कि रेजिस्टिविटी के ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और रेजिस्टेंस पे किस तरह के आ सकते हैं। इसके साथ साथ